रीडिंग 6 गांधी को समझना। हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। 1. सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों व प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीनों ने लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज़ को अन्य उद्देश्यों के लिए लिखा गया था। उदाहरण के लिए, भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि उसके व्यक्तिगत पत्र हमें उसके निजी विचारों की झलक देते हैं। इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वह अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक का यह फर्क टूट जाता है। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जनता के लिए भी होते हैं। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स अर्थात पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। स्रोत 7. एक घटना पत्रों के आईने में। 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित होते जा रहे थे और 1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ के प्रयोगों से गहरे तौर पर प्रभावित थे। जब उन्होंने समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एन.जी. रंगा एवं अन्य के साथ घनिष्ठता पूर्वक काम करना शुरू किया तो कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच एक खाई पैदा हो गई। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों व किसानों की मांगों का समर्थन किया। नेहरू के समाजवादी वक्तव्यों से चिंतित रूढ़िवादियों ने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली। दूसरी ओर बम्बई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी कर दिया। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा स्थित अपने आश्रम में उनसे मिले। गांधी जी से वर्धा आश्रम में मिलने गए। गांधी जी ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए नेहरू के रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाने तथा प्रसाद एवं अन्य नेताओं को नेहरू के नेतृत्व की अहमियत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में नेहरू ने उस समय के बहुत सारे पत्रों को प्रकाशित किया है। इन पत्रों के अंशों को आगे पढ़िए। अ बंच ऑफ लेटर्स से मेरे प्रिय जवाहरलाल जी, वर्धा 1 जुलाई 1936। कल आपसे विदा लेने के बाद हमने महात्मा जी के साथ लंबी बातचीत और आपस में देर तक चर्चा की। हम समझते हैं कि आपको हमारी ओर से अपनाए गए मार्ग पर काफ़ी दुख है और हमारे पत्र के भावों से आप विशेषतः आहत हुए हैं। आपको शर्मिंदा करना या आपको चोट पहुंचाना कभी भी हमारा इरादा नहीं था, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको ठेस पहुंची है तो हम बिना किसी हिचक के अपना पत्र वापस ले लेते या उसमें संशोधन कर लेते, परंतु हमने समग्र स्थिति पर पुनर्विचार करने के बाद यह पत्र तथा अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया है। हमें लगता है कि प्रेस में छपे आपके सारे बयानों में आप कांग्रेस के सामान्य कार्यक्रम पर उतना नहीं बोल रहे हैं जितना कि एक ऐसे विषय पर बोल रहे हैं जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति नहीं दी है, और ऐसा करते हुए आप वर्किंग कमेटी में हमारे मुट्ठी भर सहयोगियों और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, न कि बहुल वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, जिसकी कांग्रेस अध्यक्ष के नाते हमें आपसे अपेक्षा थी।
हमारे विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका समय बीत चुका है, जो पुराने पड़ चुके और वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो देश की प्रगति के बाधक हैं और जिन्हें उन पदों से हटा दिया जाना चाहिए जो उन्होंने अनाधिकार प्राप्त कर लिए हैं। हमने महसूस किया है कि अन्य लोगों ने हमारे साथ भारी अन्याय किया है और कर रहे हैं तथा हमें आपसे वह संरक्षण नहीं मिल पा रहा है जो एक सहकर्मी और हमारा अध्यक्ष होने के नाते हमें आपसे मिलना चाहिए। आपका राजेंद्र प्रसाद। दूसरी चिट्ठी। मेरे प्रिय बापू, इलाहाबाद 5 जुलाई 1936। मैं कल रात ही यहाँ पहुँचा हूँ। जब से मैं वर्धा से यहाँ आया हूँ शारीरिक दुर्बलता और मानसिक अशांति से घिरा हुआ हूँ। यूरोप से लौटने के बाद से मैंने पाया है कि वर्किंग कमेटी की बैठकों में मैं बुरी तरह थक जाता हूँ। मेरी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है और हर नए अनुभव के बाद मैं और ज़्यादा बूढ़ा महसूस करने लगता हूँ। चीज़ों को दुरुस्त करने और संकट को टालने में आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया दूसरा पत्र दोबारा पढ़ा है और उन्होंने जो गंभीर आरोप मुझ पर लगाए हैं उन्हें देखा है। तथ्य को चाहे कितनी भी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाए, उनका आशा यह है कि मैं एक असहनीय मुसीबत बन चुका हूँ और मेरे जो भी गुण हैं, थोड़ी बहुत क्षमता, ऊर्जा, गंभीरता, कमोबेश प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व सभी खतरनाक बन चुके हैं क्योंकि वे एक गलत रथ अर्थात समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। इन बातों के निष्कर्ष स्पष्ट हैं। मैंने अपनी पुस्तक में और उसके पश्चात भी अपने वर्तमान विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। मेरे बारे में कोई फैसला लेने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। मेरे वे विचार आकस्मिक भी नहीं हैं, वे मेरा हिस्सा है और यद्यपि मैं भविष्य में उन्हें बदल सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ता मुझे उनको अभिव्यक्त करना ही होगा क्योंकि मैं व्यापक विविधता को महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसलिए मैंने कोमलतम शब्दों में उन्हें व्यक्त किया है और निश्चित निष्कर्ष की बजाय विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव के रूप में ही ज़्यादा प्रस्तुत किया है। मुझे इस पद्धति में और कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उसके बीच कोई टकराव दिखाई नहीं देता। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, मेरा मानना है कि मेरा रवैया इस दिशा में निश्चय ही एक लाभकारी साधन था क्योंकि उससे जनता में उत्साह का संचार हुआ है, परंतु मेरे कोमल और अस्पष्ट रवैये को मेरे सहयोगी खतरनाक और क्षतिकारक मानते हैं। मुझे यहाँ तक कहा गया है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी पर इस तरह बार बार जोर देना बेवकूफ़ी थी या कम से कम यह गलत तो था ही। आपने मुझे बताया था कि आप कोई वक्तव्य जारी करना चाहते हैं। मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि हर दृष्टिकोण देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रेम पूर्वक आपका जवाहरलाल। प्रिय जवाहरलाल, सेगांव 15 जुलाई 1936। बापूजी अर्थात महात्मा गांधी ने लिखा है। तुम्हारा पत्र मेरा हृदय छू गया। तुम्हें सबसे ज़्यादा ठेस महसूस हुई है। तथ्य यह है कि तुम्हारे साथियों के पास तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। मैंने उन्हें हमेशा समझाया है कि वे तुमसे उन्मुक्त और निर्भय होकर बात करें, परंतु क्योंकि उनके पास साहस नहीं है इसलिए वे जब भी बोलते हैं उठपटांग ही बोलते हैं और उससे तुम चिढ़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम उनसे चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। वे तुम्हारी फटकार और साहबी अंदाज से आहत हैं और सबसे बढ़कर वे तुम्हारे भीतर जो अचूकता और श्रेष्ठतर ज्ञान का भाव दिखाई देता है उससे परेशान हैं। उन्हें लगता है कि तुमने उनके साथ न्यूनतम सौम्यता का व्यवहार भी नहीं किया है और कभी भी समाजवादियों के व्यंग बाड़ों का गलत निरूपण से उनका बचाव नहीं किया है। मुझे यह पूरा प्रसंग एक त्रासद प्रहसन जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पूरे मसले को हल्का होकर देखो।
इस कांटों के ताज मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था। भले ही सिर छिल जाए, इसे उतारना मत। कमेटी की बैठकों में अपना हास्य विनोद दोबारा दिखाओ। यह तुम्हारे लिए सबसे सामान्य भूमिका है। चिंतित चिड़चिड़े व्यक्ति का स्वभाव तुम पर नहीं जचता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ कि यह पत्र पढ़ते ही तुम्हें वैसी ही खुशी मिली है जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुश हुए थे जब कहते हैं कि तुम तिरंगों के चारों ओर झूम झूम कर नाचे थे। अपने कंठ को थोड़ा आराम दो। मेरा प्यार, बापू। इन पत्रों से इस बारे में क्या पता चलता है कि समय के साथ कांग्रेस के आदर्श किस तरह विकसित हो रहे हैं? ख. राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में इन पत्रों से क्या पता चलता है? ग. क्या ऐसे पत्रों से कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कोई विशेष दृष्टि प्राप्त होती है? छवि गणना। आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती हैं जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है, परंतु यहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये आत्मकथाएं प्रायः स्मृति के आधार पर लिखी गई होती हैं। उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी, या वह क्या याद रखना चाहता था, या वह औरों की नज़र में अपनी जिंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो हमें लेखक नहीं दिखाना चाहता। हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए, इच्छित या अनिच्छित विस्मृति के उन कृत्यों को समझना चाहिए। पुलिस की नज़र से औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उस समय पुलिसकर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्टें गोपनीय होती थीं, लेकिन अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में उपलब्ध हैं जिन्हें कोई भी देख सकता है। चित्र 16। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस के वॉलंटियरों और पुलिस से भिड़ंत। क्या आपको इस तस्वीर और पुलिस की पाक्षिक रिपोर्टों में दी गई जानकारियों के बीच कोई अंतर्विरोध दिखाई देता है? आप देख सकते हैं पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं, उनके हाथ में डंडे समान कुछ दिखाई दे रहा है। आइए एक ऐसे ही स्रोत को देखें। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्टें, हर 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार होने वाली रिपोर्टें इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। ये रिपोर्टें स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थीं, लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्टों को देखें तो पाएंगे कि गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा था। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने की एक हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। स्रोत 8। गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्टें गोपनीय। मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा। गुजरात में आ रहे तेज राजनीतिक बदलावों पर यहाँ गहरी नज़र रखी जा रही है। इनमें प्रांत की राजनीतिक परिस्थितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई है, इसलिए फिलहाल किसान फसलों की कटाई में व्यस्त है। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। मध्य प्रांत और बेरार। श्री वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों के अलावा और कहीं कोई खास उत्तेजना पैदा नहीं हुई।
लेकिन नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जी की यात्रा शुरू होने पर उन्हें बधाई देने के लिए आयोजित सभा में 3000 से ज़्यादा लोग जुटे थे। बंगाल। गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत पिछले पखवाड़े की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। श्री J.M. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया है। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद बनाई है। इन परिषदों के गठन के अलावा बंगाल में सविनय अवज्ञा के प्रश्न पर और कोई सक्रिय कदम अभी नहीं उठाया गया है। जिलों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि जो बैठकें आयोजित की गई उनमें लोगों ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया और आम जनता पर कोई गहरा असर नहीं पड़ा। गौरतलब बात यह है कि इन बैठकों में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार और उड़ीसा। कांग्रेस की गतिविधि के बारे में रिपोर्ट करने लायक कुछ खास नहीं है। चौकीदारी टैक्स का भुगतान न करने के बारे में एक अभियान की काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी इस प्रयोग के लिए किसी इलाके का चुनाव नहीं किया गया है। गांधी की गिरफ्तारी के बारे में खूब कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह भविष्यवाणी सच साबित न हो पाने के कारण उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। मद्रास। गांधी का सविनय अवज्ञा अभियान शुरू होने से बाकी मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। आम जनता उनकी यात्रा को नाटकीय और उनके कार्यक्रम को अव्यावहारिक मानती है, परंतु क्योंकि हिंदू जनता उन्हें अगाध श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, इसलिए गिरफ्तारी की संभावना, जिसके बारे में वे खुद बहुत उत्सुक हैं, और उसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में काफ़ी गलतफहमियां फैली हुई हैं। 12 मार्च को सविनय अवज्ञा अभियान के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया। बम्बई में सुबह को राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी गई। बम्बई। केसरी प्रेस ने आक्रामक भाषा का प्रयोग किया है और हमेशा की तरह आग उगलने के अंदाज में लिखा है। अगर सरकार सत्याग्रह की ताकत परखना चाहती है तो उसे पता होना चाहिए कि सत्याग्रह की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों से सरकार को ही नुकसान पहुंचेगा। यदि सरकार गांधी जी को गिरफ्तार करती है तो उसे अब राष्ट्र के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलता जाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि अगर सरकार श्री गांधी को दंडित करती है तो भी राष्ट्र की विजय होगी, और अगर सरकार उन्हें अपने रास्ते पर चलने देती है तो राष्ट्र की और भी बड़ी विजय होगी। दूसरी ओर विविध वृत्त नामक मध्य मार्गी अखबार ने इस आंदोलन को व्यर्थता की ओर संकेत किया है और कहा है कि यह आंदोलन अपना घोषित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन उसने सरकार को भी चेतावनी दी है कि दमन का रास्ता उसके उद्देश्य को कमजोर कर देगा। जारी। मार्च 1930 का दूसरा पखवाड़ा। बंगाल। सबका ध्यान समुद्र तट पर गांधी की यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए उनकी तैयारी पर केंद्रित है। चरमपंथी अखबार उनकी गतिविधियों और भाषणों के बारे में विस्तार से लिख रहे हैं और पूरे बंगाल में हो रही बैठकों तथा उनमें पारित होने वाले प्रस्तावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। परंतु गांधी जिस सविनय अवज्ञा की वकालत कर रहे हैं उसके प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाई देता। सामान्य रूप से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गांधी के साथ क्या किया जाता है, और संभावना यही है कि अगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो बंगाल के ज्वलनशील हालात में चिंगारी भड़क उठेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी आग भड़कने के कोई गंभीर आसार दिखाई नहीं देते। मध्य प्रांत और बेरार। 12 मार्च को गांधी की यात्रा शुरू होने के अवसर पर नागपुर में इन बैठकों में काफ़ी लोग शामिल हुए और ज़्यादातर स्कूल कॉलेज सूने दिखाई दिए। शराब की दुकानों का बहिष्कार तथा वन कानूनों का उल्लंघन हमले की सबसे संभावित कार्य दिशा दिखाई पड़ती है। पंजाब। ऐसा लगता है कि झेलम जिले में नमक कानून तोड़ने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। मुल्तान में जल कर न चुकाने के आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभवतः गुजरांवाला में राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई आंदोलन शुरू हो सकता है। संयुक्त प्रांत। पिछले पखवाड़े के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में निश्चित रूप से तेजी आई है।
कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जनता की रुचि बनाए रखने के लिए उसे कुछ अनोखा काम करना चाहिए। श्री गांधी के आदेश पर वॉलंटियरों की भर्ती, गांव में प्रचार और नमक कानून के उल्लंघन की तैयारी जैसी गतिविधियां कई जिलों में आ रही हैं। अप्रैल 1930 का पहला पखवाड़ा। संयुक्त प्रांत। इस पखवाड़े में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। राजनीतिक सभाओं, जुलूसों और वॉलंटियरों की भर्ती के अलावा आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, फर्रुखाबाद, इटावा, बलिया और मैनपुरी में नमक कानून की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। चेवकी रेलवे स्टेशन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय वह यूथ लीग की बैठक में शामिल होने मध्य प्रांतों की ओर जा रहे थे। उन्हें रेलवे स्टेशन से फौरन नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चला और उन्हें 6 माह के साथ साधारण कारावास की सजा दी गई। बिहार और उड़ीसा। कुछ स्थानों पर गैरकानूनी नमक उत्पादन के अनोखे मगर छोटे प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रांत। जबलपुर में सेठ गोविंद दास ने रासायनिक नमक बनाने का प्रयास किया है, जिसकी लागत सामान्य नमक के बाजार भाव से कई गुना ज़्यादा रही। मद्रास। जब पुलिस ने समुद्र के पानी को उबालकर बनाए गए नमक को जब्त करने का प्रयास किया तो विशाखापट्टनम में पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अन्य स्थानों पर अवैध नमक को जब्त करने का कोई खास विरोध नहीं किया गया है। बंगाल। मुफस्सिल इलाकों में अवैध नमक निर्माण की कोशिशों की गई। 24 परगना और मिदनापुर जिले इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहे हैं। वास्तव में बहुत कम नमक बनाया गया है और उसमें से भी ज़्यादातर जब्त कर लिया गया है। उसको बनाने के लिए प्रयोग किए गए बर्तनों को नष्ट कर दिया गया। पाक्षिक रिपोर्टों को ध्यान से पढ़िए। याद रखिए कि ये औपनिवेशिक गृह विभाग की गोपनीय रिपोर्टों के अंश हैं। इन रिपोर्टों में हमेशा केवल पुलिस की ओर से भेजी गई जानकारियां को ही नहीं लिखा जाता था। 1. स्रोत की पृष्ठभूमि से यह बात किस हद तक प्रभावित होती है कि इन रिपोर्टों में क्या कहा जा रहा है। उपरोक्त अंशों से उदाहरण लेते हुए अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। 2. क्या आपको लगता है कि गृह विभाग महात्मा गांधी की संभावित गिरफ्तारी के बारे में लोगों की सोच को अपनी रिपोर्टों में सही ढंग से नहीं दर्ज कर रहा था? यदि आपका उत्तर हाँ है तो उसके समर्थन में कारण बताइए। 5 अप्रैल 1930 को दांडी में अपने भाषण में गांधी जी ने गिरफ्तारियों के सवाल पर जो कहा था उसे दोबारा पढ़िए। 3. महात्मा गांधी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? 4. गृह विभाग लगातार यह क्यों कहता रहा कि दांडी यात्रा के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं है? अखबारों से। अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखते थे और उनके बारे में खबरें छापते थे। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते हैं कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते थे, लेकिन अखबारी ब्यूरो को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। ये अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ही यह तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह की जाएगी। इसलिए लंदन से निकलने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाली रिपोर्टों जैसे नहीं हो सकते थे। हमें इन रिपोर्टों को देखना तो चाहिए, लेकिन उनके आधार पर नतीजे निकालते हुए खास एहतियात भी बरतनी चाहिए। इन अखबारों के हर वक्तव्य को यथार्थ घटनाक्रम का शब्दशः सच ब्यौरा नहीं माना जा सकता। अक्सर उनमें ऐसे अफसरों की आशंकाओं और बेचैनियों की झलक भी मिलती हैं जो किसी आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और उसके प्रसार के बारे में बेचैन थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, अथवा गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा। औपनिवेशिक सरकार जनता और उसकी गतिविधियों पर जितनी नज़र रखती थी, अपने शासन के आधार के बारे में उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती थी। चित्र 17। इस तरह के चित्रों में यह प्रदर्शित होता है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों की समझ क्या थी और लोकप्रिय छापों में उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता था। राष्ट्रवाद के वृक्ष में महात्मा गांधी केंद्र में
छाया के रूप में दिख रहे हैं तथा उनमें चारों ओर अन्य नेताओं को मनीषियों के चित्र में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एक चित्र, पेड़ का चित्र प्रदर्शित किया गया है जिसमें नीचे घोड़े हैं और इस पेड़ में सबसे बीच में ओम के बीच में दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी और उसके ऊपर गोल में दिखाया गया है जवाहरलाल नेहरू को और उनके ऊपर भारत माता को दिखाया गया है तथा चित्र के दोनों तरफ भारतीय झंडा लहराया गया है। काल रेखा 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। 1917 चंपारण आंदोलन। 1918 खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल। 1921 असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। 1928 बारदोली में किसान आंदोलन। 1929 लाहौर अधिवेशन दिसंबर में। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू, दांडी यात्रा मार्च अप्रैल। 1931 गांधी इरविन समझौता मार्च, दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन। 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1942 भारत छोड़ो यात्रा शुरू। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू अगस्त। 1946 महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नुआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। आप और जानकारी चाहते हैं तो ये वेबसाइट दिया गया है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, इस पे जाके आप सीधे सीधे ये दस्तावेज देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में।